हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी तक हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या पढ़ा है उसको फटाफट 2 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम कैश का फ्लो कैलकुलेट करते हैं, मतलब कैश का आना और कैश का जाना। यहाँ पे 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारे मेन बिजनेस, हमारे जो कोर बिजनेस है उससे रिलेटेड हैं। गुड्स का खरीदना, गुड्स का बेचना, सैलरी देना, वेजेस देना, एडवर्टीजमेंट करना, ये सब हमारा कोर बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद आते हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। किसी भी फिक्स्ड एसेट को खरीदा, फिर उसमें से जो हमारी इनकम हो रही है। फिक्स्ड एसेट मतलब मान लीजिए हमने बिल्डिंग खरीदा, अब बिल्डिंग में से क्या मिल रहा है? रेंट। तो वो भी क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग। खरीदा वो भी इन्वेस्टिंग है, रेंट मिल रहा है वो भी इन्वेस्टिंग है, फाइनली बिल्डिंग बेच दिया वो भी इन्वेस्टिंग है। उसी प्रकार से शेयर्स में इन्वेस्ट किया, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, उसमें से फिर हमको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर हमको डिविडेंड मिल रहा है, वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। फाइनली इनको बेच दिया वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्लियर है ये बात? मगर ध्यान रहे, यहाँ पे हमारे मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नहीं आते हैं। ठीक है, वो किधर जाते हैं? वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में रहते हैं। मतलब वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में वो नहीं आएगा, ना ऑपरेटिंग में आएगा, ना इन्वेस्टिंग में आएगा, ना फाइनेंसिंग में आएगा। क्यों? क्योंकि कैश ही रखा हुआ है, केवल कैश का फॉर्म जो है किसी दूसरे लिक्विड फॉर्म में हमने कर दिया है। मेरे पास कैश है, मैंने बैंक में जमा कर दिया, तो मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ पे इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसको कह रहे हैं? जो कि हमारे कैपिटल और बोरोइंग से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो? कैपिटल और बोरोइंग से रिलेटेड हो, उसे हम कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, जैसे शेयर इशू किए, डिबेंचर इशू किए, बैंक से लोन लिया, फिर इनको आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, अल्टीमेटली अपने ही शेयर्स आपने रिडीम कर दिए, डिबेंचर रिडीम कर दिए, लोन रीपे कर दिया। ये सारा का सारा क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्लियर है? चलो, अब हमें जो यहाँ पे कैश फ्लो बनाना है, वो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे 3 प्रकार की एक्टिविटीज में हमको इस कैश फ्लो को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। हमें अल्टीमेटली तो दिखाना है कि हमारा फाइनली कितना कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, मगर हमें साथ ही साथ ये भी बताना पड़ता है कि कितना कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हुआ, कितना इन्वेस्टिंग से हुआ और कितना फाइनेंसिंग से हुआ। ये तीनों चीजें बतानी पड़ेंगी और फाइनली भी बताना पड़ेगा कि इन तीनों एक्टिविटीज को मिला के कितना कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो अब वो करने के लिए हम यहाँ पे जो कैश फ्लो बनाना सीखेंगे, वो तीनों एक्टिविटीज एक साथ नहीं सीखने वाले हैं। हम एक एक करके सीखेंगे। पहले ऑपरेटिंग सीखेंगे, फिर इन्वेस्टिंग सीखेंगे, फिर फाइनली फाइनेंसिंग सीखेंगे। ठीक है ना? और ऑपरेटिंग की भी बात करूं तो एक साथ नहीं सीखेंगे, हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन अवर सिलेबस। ठीक है, हमारे सिलेबस में क्या है? ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो हमको ये ही पढ़ना है, इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में होता क्या है, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो, कैश फ्लो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जो भी आप एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं उसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है।
याद करना आसान होता है, समझना मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ पे आपको हर एक पॉइंट समझाऊंगा भी, हाँ, मगर साथ ही साथ अल्टीमेटली आपको याद भी करना है, जो कि कंपैरेटिवली आसान है। ठीक है, तो हम समझेंगे भी और याद भी करेंगे। देखो क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने गुड्स परचेज किए। ठीक है, मैंने गुड्स परचेज किए कितने के, 1,000 रुपए के। ठीक है, और तो और मैंने गुड्स सेल किए कितने के, 1,200 रुपए के। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी ध्यान देना, हमने ये परचेज किया 1,000 रुपए का, तो 1,000 रुपए हमारे पास से ये गए। ठीक है, कैश चला गया, और 1,200 रुपए हमारे पास आए। ठीक है, अभी आप केवल प्रॉफिट एंड लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। 1,000 रुपए में गुड्स खरीदे, 1,200 में बेचे। फिर कह रहा हूँ, 1,000 रुपए के गुड्स खरीदे, 1,200 में बेचे, प्रॉफिट कितना हुआ, 200। तो देखा जाए तो प्रॉफिट हुआ 200। अब हम कैश फ्लो की बात करते हैं। तो हमारे पास 1,200 रुपए का कैश आया है और 1,000 रुपए का कैश गया है ना। तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना कैश आया, 200 रुपए। तो मैं यहाँ पे अगर ये सिंपल केस में, क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 200 रुपए का प्रॉफिट है और हमारा कैश फ्लो भी 200 रुपए है। प्रॉफिट 200 इक्वल टू कैश फ्लो 200, हुआ कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो नेट प्रॉफिट है, इसमें से हम कैश फ्लो फाइंड कर सकते हैं। इसमें से हम कैश फ्लो का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्या हर क्वेश्चन में ये हमारा जो नेट प्रॉफिट रहेगा वही हमारा कैश फ्लो रहेगा क्या, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आई एम टॉकिंग अबाउट। क्योंकि ये जो परचेज देख रहे हो, ये सेल देख रहे हो, ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से कैश फ्लो भी 200 हो रहा है और हमारा नेट प्रॉफिट भी कितना आ रहा है, 200। ये तो बहुत बढ़िया है। मगर ऐसा हर क्वेश्चन में थोड़ी ना होगा। एक एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पे। मान लीजिए कि डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन 50 रुपए हो गया, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 150। समझिएगा बात को, हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 150। मगर हमारा कैश फ्लो भी क्या 150 हो जाएगा, थोड़ा सोच के बताइए। डेप्रिसिएशन में क्या आपके पास से कैश गया है क्या, नहीं, डेप्रिसिएशन में आपके पास से कोई कैश नहीं जाएगा। आप केवल और केवल यहाँ पे ये देखो कि ये 1,200 रुपए आया और 1,000 रुपए गया, तो अल्टीमेटली आपके पास 200 रुपए ही आया है। कैश फ्लो में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। ये एक्चुअली नॉन कैश एक्सपेंडिचर जो है डेप्रिसिएशन, इस कारण से हमारा नेट प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। अब मेरे को बताओ कि यदि प्रॉफिट में से ही कैश फ्लो फाइंड करना है, तो इस डेप्रिसिएशन को, जो कि नॉन कैश है, इसमें कोई भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो इन्वॉल्व नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वापस ऐड कर सकते हैं। यदि मैं नेट प्रॉफिट में मैं डेप्रिसिएशन जोड़ देता हूं, तो मेरे को यहां पे क्या मिल जाएगा, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई बात समझ में। तो इसी प्रकार से हमको नेट प्रॉफिट में से, ये जो इनडायरेक्ट मेथड आप देख रहे हैं ना, इसमें हमको नेट प्रॉफिट की मदद से ही क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, सारी कहानियां कहां से कनेक्ट होती हुई आएंगी, नेट प्रॉफिट में से होती हुई आएंगी। ठीक है, तो ये कैसे किया जाएगा वो हमें देखना है। तो हमारी जो शुरुआत होगी नेट प्रॉफिट से होगी, और उसी में फिर बहुत सारी चीज़ों का हम एडजस्टमेंट करते जाएंगे, और वो पूरा जो हमारा कैश बुक है वो बन के तैयार होगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला स्टेप जो होगा वो हमारा, वो है ऑपरेटिंग का। स्टेप 1 है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हम इसको क्या बोलेंगे, हमेशा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे,
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलेंगे। है क्या वो? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पहला स्टेप है। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, समझेंगे, वो याद हो जाएगा। अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे तो सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होने वाली हैं। ठीक है, एक एक पे हम चर्चा भी करेंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सरप्लस बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन के अंदर आपको पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया रहेगा और इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया रहेगा और आपको ये फाइंड करना है कि हमारा इस साल का प्रॉफिट कितना रहा। तो ये फाइंड कैसे करेंगे आप समझिएगा। हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना, जो हमारा टोटल प्रॉफिट जो है एक्यूमुलेट होता जाता है, हमारे पास इकट्ठा रखा रहता है प्रॉफिट। ठीक है, मान लो कि पिछले साल हमारा 5,000 का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था और इस साल वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बढ़ के हो गया 6,000। तो ये 1,000 कहाँ से बढ़ा? तो हम कहेंगे भाई 1,000 ऐसे बढ़ा कि हमें प्रॉफिट हुआ होगा। तो कैसे पता चलेगा? 6,000 माइनस 5,000। तो मैं 6,000 माइनस 5,000, ये आप जो देख रहे हैं ना करंट ईयर है, ये क्या है? प्रीवियस ईयर। तो ये हमारा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्या मिल गया हमको? यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। सबसे पहले आई बात समझ में? क्या कहा मैंने आपको? पिछले साल का और इस साल का क्या दिया रहेगा? सरप्लस दिया रहेगा। इस साल में से पिछले साल का माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि ये बढ़ेगा कहाँ से? ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट होगा तो ये आपका जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस इज द स्टेप। स्टेप 1 का पहला स्टेप है। अब उसके बाद आइए रिजर्व्स। आपको मालूम होगा कि रिजर्व्स भी कहाँ से बनते हैं? रिजर्व्स भी प्रॉफिट में से ही बनते हैं। तो यदि मान लीजिए कि हमारा रिजर्व था 1500 पिछले साल, इस साल वो रिजर्व बढ़ के कितना हो गया? 2,000। तो ये रिजर्व 500 रुपये कहाँ से बना? ये भी तो प्रॉफिट में से ही बना ना। तो ये जब रिजर्व हमने बनाया, ध्यान से सुनिएगा, ये जब हमने रिजर्व बनाया ना तो इसने हमारे प्रॉफिट को इंपैक्ट किया होगा, इसने हमारे प्रॉफिट को कम किया होगा। समझ में आ रही बात? जैसे अभी अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि डेप्रिसिएशन से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। हमको पुरानी स्थिति पे पहुंचना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि मेरे को जानना है कि मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कितना होगा, तो जो रिजर्व मैंने बनाया है वो रिजर्व भी तो प्रॉफिट में से ही बनाया है, इसीलिए उसको वापस मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। आधी बात समझ में? मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। मान लीजिए कि 5,000 रुपये मेरा प्रॉफिट है, एग्जाम्पल है, और इसमें से मैंने क्या कर लिया? 1,000 रुपये रिजर्व बना लिया। तो मेरा रिजर्व बना लिया तो मेरा प्रॉफिट घट के कितना हो गया? 4,000, है ना। ये मेरा क्या हो गया? ये है मेरा प्रॉफिट आफ्टर रिजर्व। तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को बिफोर चाहिए। बिफोर रिजर्व टैक्स, ये सारी चीजें से करने से, एडजस्टमेंट करने से पहले का मेरे को प्रॉफिट चाहिए। तो ये प्रॉफिट पाने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये रिजर्व को मेरे को ऐड करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं रिजर्व को क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रॉफिट में से ही बनाया गया है। ये प्रॉफिट को कम करके ही बनाया गया होगा। तो मेरे को तो रिजर्व बनाने से पहले का प्रॉफिट चाहिए, तो वो कैलकुलेट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसी तरह से हमको यहाँ पे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर इसको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आता है डिविडेंड। डिविडेंड ने भी आपके प्रॉफिट को क्या किया होगा? इंपैक्ट किया होगा। आपको जो प्रॉफिट दिया होगा वो आफ्टर डिविडेंड दिया होगा, हमको उससे पहले का चाहिए, है ना। आपको जो प्रॉफिट दिया है वो आफ्टर रिजर्व दिया हुआ है, वो आफ्टर डिविडेंड दिया है, हमको सब बिफोर चाहिए।
तो जिसने आपके प्रॉफिट को इम्पैक्ट किया है, वो डिविडेंड ने भी इम्पैक्ट किया है, रिजर्व ने भी इम्पैक्ट किया है, हमको उससे पहले का चाहिए। डिविडेंड भी कहाँ से दिया जाता है मालूम होगा आपको, ये भी प्रॉफिट में से दिया जाता है। तो ये प्रॉफिट प्रॉफिट से आपका ये डिविडेंड क्या कर दिया गया होगा, कम कर दिया गया होगा। हमको पहले का अगर प्रॉफिट चाहिए तो डिविडेंड को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर किया, हमको क्या मिल गया बताइए, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे तो हमारा प्रॉफिट मिल गया। फिर प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, रिजर्व ऐड करेंगे, रिजर्व भी इसी प्रकार से ऐड किया जाएगा, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। फिर आते हैं डिविडेंड में। तो डिविडेंड में भी अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, डिविडेंड भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मतलब साल के दौरान ही जो कंपनीज हैं वो डिविडेंड अनाउंस करती हैं और पे कर देती हैं। तो इंटरिम डिविडेंड को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इंटरिम डिविडेंड को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड होता है, प्रपोज डिविडेंड मतलब क्या होता है, आमतौर पे कंपनी ने डिविडेंड प्रपोज कर दिया, प्रपोज्ड डिविडेंड, ध्यान से समझिएगा, मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। प्रीवियस ईयर, पिछले साल मान लीजिए कि कंपनी ने डिविडेंड प्रपोज किया था पिछले साल के एंड में। अब वो जो डिविडेंड है उसे तुरंत के तुरंत आप प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखते हैं, उसको तुरंत के तुरंत आप, पिछले साल की बात कर रहा हूं, पिछले साल क्या हुआ कि मान लो कि फेब में या मार्च में कंपनी ने बोला कि हम डिविडेंड इतना प्रपोज करते हैं, प्रपोज करते हैं मतलब देंगे, मगर वो फाइनलाइज कब होगा, जब कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी। और एनुअल जनरल मीटिंग वो पिछले साल नहीं, वो इस साल होगी, नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो इस साल में वो एनुअल जनरल मीटिंग होगी जहां पे ये प्रपोज डिविडेंड अप्रूव किया जाएगा, और जब अप्रूव किया जाएगा तभी उसे हम प्रॉफिट में लिखेंगे। आ रही बात समझ में? उसको प्रॉफिट में तभी लिखेंगे। तो आप जब इंटरिम डिविडेंड देखेंगे तो इंटरिम डिविडेंड तो आप करंट ईयर वाला लिखेंगे, मगर प्रपोज डिविडेंड जो रहेगा वो प्रीवियस ईयर वाला लिखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जब हम देखेंगे ना तो क्लियर होगा। अभी बस दिमाग में आप बिठाते चलो जो जो मैं आपको बता रहा हूं। ये प्रपोज डिविडेंड मैंने लॉजिक बताया क्या है कि पिछले साल जो प्रपोज किया था उसे पिछले साल एक्सपेंस में हमने नहीं लिखा होगा, उसे प्रॉफिट में से नहीं घटाया गया होगा। उस डिविडेंड को इस साल जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी, शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करेंगे, तब जाके इसको हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। तो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड इस साल के प्रॉफिट को इंपैक्ट करेगा, किया होगा, इसीलिए पिछले साल के प्रपोज डिविडेंड को ऐड करेंगे, इस साल के इंटरिम डिविडेंड को ऐड करेंगे। इंटरिम डिविडेंड में ऐसा नहीं होता है, इंटरिम डिविडेंड दिया 7 दिन के अंदर पे कर दिया, बात खत्म हो गई, अप्रूव हो जाता है तुरंत के तुरंत और उसके बाद पे भी कर देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हमको इस बात का ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो क्या होता है कि हमको कितना टैक्स लगभग लगभग देना पड़ेगा, इस बात का अनुमान लगाया जाता है। हमको कितना टैक्स देना पड़ेगा इस बात का क्या लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, और इसे हम अपने एक्सपेंस में लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके प्रॉफिट को क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा, तो इसको भी वापस हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो आपको क्या फाइंड करना है, ये जो आपका बैलेंस दिया है ना, ये प्रॉफिट आफ्टर ये सारी चीजें हैं, रिजर्व डिविडेंड टैक्स, रिजर्व डिविडेंड टैक्स के बाद का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको उससे पहले का चाहिए,
तो पहले का कैसे मिलेगा, इन सबको ऐड करने से मिलेगा। किसको ऐड करने से मिलेगा, आर डी टी, आर इज फॉर रिजर्व, डी इज फॉर डिविडेंड एंड टी इज फॉर टैक्स। ठीक है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने प्रोविजन फॉर टैक्स को अभी प्लस किया, क्यों, क्योंकि उसने आपके प्रॉफिट को कम किया होगा, तो जिसने आपके प्रॉफिट को कम किया उसे आपने ऐड किया। रिफंड ऑफ टैक्स से आपका प्रॉफिट बढ़ गया, उसको माइनस करेंगे। कई बार रिफंड भी आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में से। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो गया है ना, तो उसने भी आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आया। हमको क्या चाहिए, हमको ध्यान दीजिएगा, हमको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर रिजर्व, डिविडेंड, टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के कारण भी यदि आपका कोई, अब यहाँ पे लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो यदि आपका लॉस हुआ है तो उसको ऐड करोगे, और यदि उसमें से कोई इंश्योरेंस क्लेम हुआ है तो उसे हम माइनस करेंगे। तो ये डिपेंड करता है। यहाँ पे ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये प्लस, और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में से कोई क्लेम वगैरह मिलता है तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है ये बात, आई बात समझ में? ठीक है, तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं फटाफट। क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1, दैट इज व्हाट टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पिछले साल का और इस साल का क्या दिया रहेगा, सरप्लस दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा डिफरेंस फाइंड करना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। फिर उसके बाद उसमें ऐड कीजिए, क्या ऐड करेंगे, रिजर्व। ठीक है, रिजर्व भी इसी प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और क्या ऐड किया जाएगा, डिविडेंड। डिविडेंड ध्यान रखना है कि इंटरम डिविडेंड करंट ईयर का रहेगा, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का रहेगा। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल जो हमने बनाया है, ठीक है, वो ही हमको यहाँ पे लिखना है ना। रिफंड ऑफ टैक्स, अगर कोई रिफंड आया है तो उसे माइनस कर देंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से अगर कोई हमारा लॉस हुआ है तो उसे प्लस कर देंगे, और उसी का अल्टीमेटली फिर कोई क्लेम वगैरह हमको मिल रहा है, क्लेम रिसीव्ड हो रहा है, तो फिर उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लो, भले लेक्चर को पॉज करना है तो पॉज कीजिए, फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। देखो यहाँ पे, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ केबीसी लिमिटेड, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है सरप्लस, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो ये हमें, ये 19 और 18, तो ये हमारा करंट ईयर हो गया, ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया, मान लीजिए, है ना। अब ये मैंने 18-19 के क्वेश्चन लिया हुआ है ना, इसमें 19, 20, 20, 21 वॉट एवर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, आपका ये आपका करंट ईयर हो गया, ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए, आपको इसी तरह से फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, ये फॉर्मेट हमने बनाया। फॉर्मेट मतलब आप वर्किंग नोट तो आपको देना पड़ेगा एटलीस्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 8 लाख माइनस 5 लाख। ठीक है, 8 लाख माइनस 5 लाख, तो कितना हो जाएगा, एक मिनट में आपको फॉर्मेट में करके बता देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे, हाँ, तो 8 लाख माइनस कितना था, 5 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 3 लाख। ठीक है, फिर क्या है, डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज 3 लाख, एंड फॉर द करेंट ईयर 3,50,000। तो ये आपका क्या हो गया, प्रीवियस ईयर। हमको क्या लेना है, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का लेना है, तो पिछले साल का कितना है, 3 लाख। ठीक है, तो ये प्रपोज रिजर्व वगैरह कुछ दिया है क्या, नहीं, प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है 3 लाख, तो ये मैंने 3 लाख लिख लिया। ठीक है, उसके बाद कुछ है क्या, डिविडेंड पेबल है, डिविडेंड पेबल का हमको कुछ नहीं करना है, अभी कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपका 3 लाख जो है, ये हमने
ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये आपका 3 and 3, ये आ गया आपका 6 लाख। ठीक है, क्लियर है? तो दैट इज योर आंसर, देख सकते हैं आप। चलो आगे देखते हैं। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ बेटा लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख 5 लाख, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, इस पे ये डिविडेंड जो है ये इतना दिया जाता है, ये लिखा रहता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 10% इंटरेस्ट, सॉरी डिविडेंड, ये दिया जाएगा। ठीक है ना। फिर ये सरप्लस दिया हुआ है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं करंट माइनस प्रीवियस, यहीं पे कर देता हूँ मैं। तो करंट माइनस प्रीवियस कितना हो जाएगा, 450 माइनस 250, दैट इज 2 लाख। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे। फिर उसके बाद है डिविडेंड पेबल, हमको कुछ नहीं करना है इसको लेकर। हाँ, अभी ध्यान रहे, शायद आपने पढ़ा होगा कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर में से पहले जो डिविडेंड दिया जाता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018-19 व 1,50,000 एंड 1 लाख। तो ये आपका 2018 का प्रीवियस ईयर का है, कितना, 1,50,000। तो उससे पहले आपको ये 10% देना पड़ेगा इस 5 लाख रुपए पे। ठीक है, ये लिखा नहीं रहता है, ये एक इम्प्लाइड एडजस्टमेंट रहता है, ये आपको खुद से करना ही पड़ता है, लिखा नहीं रहेगा, ये आपको केयरफुल रहना है यहाँ पे। तो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 10% 5 लाख का कितना हो जाता है, 50,000। तो ये 50,000 मैंने प्लस कर दिया डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है ना। और फिर आता है डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड फॉर 31 मार्च 2018, कितना है, 1,50,000। हाँ चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 50,000 ऑन इक्विटी शेयर्स वॉज पेड ऑन 31 दिसंबर 2018। 31 दिसंबर 2018 मतलब इस साल के दौरान, हमारा नया साल कब से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2018 से। तो ये जो इंटरिम डिविडेंड हमने 50,000 रुपये साल के दौरान दिया है, इसे भी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाता है, 250 250 और ये 450, 4,50,000। आई बात समझ में? क्या किया, फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया क्या, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद क्या लेना है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं है, मगर हमको इसका भी डिविडेंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये डिविडेंड ऐड किया, पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड ऐड किया, इस साल का इंटरिम डिविडेंड ऐड किया, हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 5,40,000 माइनस माइनस 2 लाख। ठीक है, 5,40,000 माइनस माइनस 2 लाख। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट वुड बी 7,40,000। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये आपके पास प्रपोज डिविडेंड दो दो दिए हैं, तो ये आपका करंट ईयर मानेंगे, ये आपका प्रीवियस ईयर मानेंगे। तो प्रीवियस ईयर को क्या करना है, ऐड करना है, 2,10,000। ठीक है, ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया है, 1,50,000, इसको भी हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, और ये प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है हमने इस साल 2,30,000, तो ये 2,30,000 का हमने क्या बनाया है, प्रोविजन बनाया है इस साल में, तो इसको भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो 740 प्लस 2,10,000, 150 एंड 230, तो ये हो जाता है 13,30,000। ठीक है, ये 13,30,000 क्लियर है। चलो एक और देखते हैं। अगेन
हमको कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम फाइंड करना है। तो 672 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 472। फिर ये रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है 2 लाख, इसे ऐड कर लेते हैं। और ये प्रपोज डिविडेंड है पिछले साल का 1,80,000, इसको भी चलो ऐड कर लेते हैं। और इंटरिम डिविडेंड इस साल पे किया है 144, इसको भी ऐड कर लेते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्स हमने इस साल जो बनाया है वो केवल आएगा, जो अनुमान लगाया है उसको ही हम एक्सपेंस में लिखते हैं, इनकम टैक्स पेड नहीं लिखते हैं। कौन सा लिखते हैं? जो प्रोविज़न हमने इस साल बनाया है। ठीक है, तो 472, 180, 144 और 2 लाख 1196। हो सकता है कि ये इनकम टैक्स पेड आपके मन में आएगा कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। आगे चल के हम देखेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में अभी फिर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे एक और देखते हैं। क्लोजिंग 118,000 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा? ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 68,000। फिर आइए डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है, ऐड कर दिया। इंटरिम डिविडेंड दिया इस साल 45,000, ऐड कर दो। रिजर्व में ट्रांसफ़र किया 50,000, ऐड कर दो। प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड, इसी को ही लेते हैं, ठीक है, टैक्स पेड नहीं लेते हैं। और रिफंड ऑफ टैक्स, इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना। लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, तो ये लॉस जो हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, इसने भी आपके प्रॉफिट को कम किया, इसको वापस ऐड कर दो। जिसने भी प्रॉफिट को घटाया है उसे जोड़ दो, जिसने प्रॉफिट को बढ़ाया है उसे कम कर दो। तो ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर द अबव लॉस, तो ये 50,000 आपका क्या हुआ है? फ़ायदा हुआ है, इसने आपका प्रॉफिट बढ़ाया है, तो इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है। रिजर्व बनाया, प्रॉफिट कम हुआ, डिविडेंड दिया, प्रॉफिट कम हो गया, टैक्स दिया, है ना, जो आपने टैक्स का प्रोविज़न बनाया उससे प्रॉफिट कम हुआ, तो इन सब से प्रॉफिट कम हुआ तो उसको वापस क्या कर देते हैं? हम ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है, चलिए जोड़ के देखते हैं। 36,000 प्लस 45, 50, 75 माइनस 15,000 प्लस 1 लाख माइनस 50,000। एक मिनट, 68 प्लस 36, 45, 50, 75 माइनस 1500 प्लस 1 लाख माइनस 50,000, तो ये आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, 322,500। ठीक है, समझ में आया? चलो अब इसको आप एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं बनता है तो फिर लेक्चर को कंटिन्यू करो। ठीक है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 436। फिर है डिविडेंड प्रपोज्ड इन प्रीवियस ईयर एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये पिछले साल का है 72,000। इंटरिम डिविडेंड 90,000, ये भी मैं ऐड कर दूंगा। ट्रांसफ़र टू रिजर्व 1 लाख, इसको भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद है प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड, इसको भी ऐड कर देंगे 1,50,000। रिफंड ऑफ टैक्स ने प्रॉफिट बढ़ाया होगा तो उसे माइनस कर देंगे। और लॉस ऑफ इन्वेंट्री, इसके कारण प्रॉफिट कम हुआ है, इसको भी ऐड कर देंगे। और क्लेम मिला है, इसको 1 लाख माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 436 प्लस 72 प्लस 90 प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000 माइनस 3,000 प्लस 2 लाख माइनस 1 लाख, 945 आ रहा है, 945। ठीक है, समझ में आया? तो इतना आप अच्छे से एक बार पढ़ लो, सारे के सारे क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर हम अगले लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।